अच्छा, आपकी पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या है? अभी एज सच पॉलिटिकल एस्पिरेशन है नहीं मेरी। जब होगी तो फिर देखते हैं। और आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी तो मेरी लाइफ की है, लाइफ की आइडियोलॉजी है कि मैंने ऐसा सोचा है, पता नहीं ऐसा कभी होगा कि नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में ना देश की बाउंड्रीज ही ना रहे, सिर्फ एक प्लैनेट रहे और एक ही देश रहे, वन प्लैनेट वन नेशन, और एक ही धर्म रहे। वो धर्म को आप इंसानियत कह लो, उस धर्म को कुछ भी कह लो। तो ऐसा अगर हो गया तो ये इतनी ढेर सारी जो वेस्टेज है ना रिसोर्सेज के, पहले तो आपने इतने ढेर सारे देश बना लिए, उस देश के फिर हर एक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, फिर उसके हर एक देश के इतने ढेर सारे सैनिक हैं जो लगे हुए हैं उस बॉर्डर को गार्ड कर रहे हैं कि जी आप मत एंटर कर जाना। तो क्यों एंटर करने से इतना रोक रहे हो भाई? क्या हो रहा है? क्यों इतनी परेशानी है? आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दो सोसाइटी का कि कोई किसी से कुछ छीन करके भाग ना सके। बट इतना जो पैसा वेस्ट होता है ना सेना के ऊपर, फिर वो किसी को मारते हैं, उनकी सेना उनसे आकर के लड़ती है। अब रशिया यूक्रेन की वॉर ही चले जा रही है, कितना टाइम हो गया, इतने ढेर सारे लोग हर दिन मर रहे हैं। कभी उनका लीडर उनके ऊपर ही आ जाता है चढ़ने, वो वॉर छोड़ करके वापस आ गया मॉस्को की, जी हम तुम्हें हटाने आए हैं। तो कुछ भी हो जा रहा है, आप क्यों ही इतना कर रहे हो? आप लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करो ताकि सोसाइटी में अनरेस्ट ना हो, कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स ना रहें, वो आपका सामान छीन करके ना भागे, आपको लॉ एंड ऑर्डर ना डिस्टर्ब करे। उसको स्ट्रॉन्ग करो। बट बॉर्डर्स के ऊपर इतना पैसा खर्च करके न्यूक्लियर वेपन्स, फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, फिर इतने ढेर सारे टैंक, ये बना ही क्यों रहे हो? आप बनाते हो, उसके बाद फिर आप दे देते हो, फिर कहते हो यार वही लोग यूज़ कर रहे हैं। आप जब सामान ही बनाओगे मास किलिंग का तो उससे होगी क्या? उससे मास किलिंग ही तो होगी ना एक दिन, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो। अब वो ओरिएंटेशन कैसे आएगा सोसाइटी में, कौन लेकर के आएगा, वो आई डोंट नो। क्योंकि इसके कई मतलब आयाम है, इसके कई डायमेंशंस हैं और इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक इकोनॉमिक तरीका है, एक पॉलिटिकल तरीका है, एक स्पिरिचुअल तरीका है। देखो स्पिरिचुअल तरीका तो बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है ना, आपको ये लाइफ बहुत ही प्रेशियस लाइफ है। आप इंसान बने हो, आप इतनी ढेर सारी स्पीशीज़ हैं इस प्लेनेट पे, उनमें से एक इंसान ही इतना अलग क्यों है? मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर कि ऐसा क्या इंसान अलग करते हैं कि वो इस पूरी प्लेनेट पे अपना अधिकार समझते हैं। जैसे आज आप कोई ज़मीन ख़रीदने जाते हो तो आप पूछते हो क्या कि अरे भाई साहब यार यहाँ पे जो गाय रहती है उससे थोड़ा पूछ लें क्या, ये ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ। अरे वो ऊपर चिड़िया हैं 8-10, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। ये कुत्ता घूम रहा है, इससे भी पूछ लेते हैं कि सर ये ज़मीन ली है मैंने। हम ऐसा तो नहीं करते ना, हम तो सिर्फ जाते हैं भाई ये ज़मीन पे किसका नाम लिखा है यार, ज़रा तहसील से पता कर लो। हाँ जी, उससे चलो उसको पैसे दे देते हैं, अब आज के बाद ये ज़मीन हमारी होगी। अब इसमें जितनी भी स्पीशीज़ रह रही हैं, कुत्ता, भैंस, गाय, ये सब, इनसे कोई मतलब नहीं हमें, इनको तो हटा के हम बाहर कर देंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स का इतना मोरल हाई हो गया कि उनको लगा कि यार दुनिया ही मेरी है, तुम और कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन बींग्स ही ऐसी स्पीशीज़ हैं जहाँ पे जब एक मेंबर दूसरे मेंबर को कुछ समझाता है तो उसको समझ आ जाता है और उसके कहने से वो काम कर देता है। अब जैसे 2 कुत्ते बीमार हों तो वो तीसरे कुत्ते को बुलाएं, भाई हम दोनों बीमार पड़े हैं, तू जा ज़रा हमारे लिए रोटी ले आ, और कल जब हम ठीक हो जाएंगे हम तेरे लिए रोटी लाएंगे। तो ऐसा होगा क्या? वो बेचारे बीमार ऐसे ही पड़े रहेंगे और वो भी ऐसे ही खाली घूमता रहेगा लेकिन रोटी ला के नहीं देगा, और ये बेचारे बीमार ऐसे ही रहेंगे। तो अगर ऐसा होता, सपोज़ तो मान लो हम कुत्ते की ज़मीन कब्जा करने जाते हैं, वो कहता अच्छा तेरी ऐसी की तैसी है, रुक जा अभी और कुत्तों को लेके आता हूँ, 1000 कुत्ते लेके आ जाता। हम कहते नहीं भाई हमें नहीं चाहिए ज़मीन, हम छोड़ के आ जाते। तो चूंकि उनके अंदर संगठित करने की शक्ति नहीं है अपने आप को, इस वजह से वो हमसे पीछे हैं। तो ये जो हमें मिला हुआ है ना, बहुत बड़ी एक कह दो कि बरकत मिली हुई है। तो इस लाइफ के मायने समझने चाहिए जी। तो जब तक आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होंगे, जब तक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड नहीं होंगे कि भाई क्यों, और स्पिरिचुअल का मतलब धर्म नहीं है, धर्म तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उस जर्नी का। क्योंकि लोगों ने कहा भाई एक सुपर पावर है, उसको ईश्वर कह लो, सब लोगों ने अपना अपना नाम दे दिया। अब हम जैसा वो है जो सुपर पावर हमें कहती है
कि ज़िंदगी ऐसी है, हम अपनी ज़िंदगी को वैसा देखते हैं। तो हम हर दिन सोचते हैं कि चलो यार हमारे आदर्श कौन है, भगवान श्री राम है। तो भगवान श्री राम ने क्या क्या किया था, उन्होंने जी ऐसा किया था, अपने पिताजी की बात बहुत मानी थी, ऐसा 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 किया था, वो हो गए। चलो जी हमारे आदर्श कौन है, हमारे आदर्श पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने क्या किया था जी, उन्होंने इतना इतना त्याग किया, चलो हम वैसा मानेंगे, वैसी ज़िंदगी जिएंगे। किसी के आदर्श जीसस क्राइस्ट हो गए, किसी के बुद्धा हो गए। बट उसको करने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो पा रही है क्या? आप उसके बाद भी क्या सिर्फ आप ऐसे तो नहीं हो कि अंधे हो गए बस आप वही कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हो। आप क्या उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर पा रहे हो, और उनकी टीचिंग्स का जो एसेंस है उसको फॉलो कर पा रहे हो क्या? भाई भगवान श्री राम तो बहुत ज़माने पहले रहे ना, तो अब आप थोड़ी राजा हो कि अब आप एग्जैक्टली वैसा ही करोगे जैसे वो कर रहे थे। तो आपको तो वो एसेंस ड्रॉ करना है उनकी ज़िंदगी से कि भाई अगर ऐसा ऐसा सिचुएशन में उन्होंने ऐसा काम किया तो मैं भी ऐसी परिस्थितियों में ऐसा काम करूँगा। उन्होंने जाकर के शबरी के जूठे बेर खा लिए, वहीं लक्ष्मण जी बोलने लगे अरे तुम पागल हो गई हो भाई, भगवान श्री राम को जूठे बेर दोगी? तो भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं यार, मेरे को इस एक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसके पीछे का जो इंटेंट है वो मेरे को बड़ा पायस लगता है, बहुत पवित्र है। उस बेचारी के पास और कोई तरीका नहीं था ये पता करने का कि यार ये बेर मीठे हैं कि ख़राब खट्टे हैं। तो उसने आधे चख करके रख दिए कि भाई भगवान का टाइम ना ख़राब हो कि वो आकर के खट्टे बेर खा लेंगे मेरे घर में, तो कहेंगे कैसी मेहमान नवाजी है, इसने मेरे लिए इतना वर्षों इंतज़ार किया और मेरे को खट्टे बेर खिला दिए। तो वो तो बेचारी ये सोच रही है। तो उस एसेंस को आपको पकड़ना चाहिए कि भाई किसी भी एक्ट में इंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे अगर लोग हमें स्पिरिचुअली ओरिएंट कर पाएँ, जो ऐसे बहुत ढेर सारे धर्म गुरुज हैं जो कहते हैं, तो कभी कभी उनकी बातों को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई एक बात बहुत हिट करती है, कभी कभी कुछ बातें ख़राब लगती हैं, उन कई बातों से इत्तेफाक में नहीं रखता, लेकिन कम से कम सोचना तो चाहिए ना जी। वो मुझे लगता है समाज में सबको सोचना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये एक टेंडेंसी होनी चाहिए हमें उन लोगों को उस तरफ ओरिएंट करना चाहिए कि थोड़ा सा कुछ वक्त निकालो और लाइफ के मायने समझो, ये सोचो कि किस दिशा में जाना है, आगे बढ़ना है, किस दिशा में आप जाओगे तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। एक आपको बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूँ। एक मैं किसी गुरुजी का ही मैं एक सुन रहा था पॉडकास्ट, तो वो कहते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनसे सब लोगों को कहते हैं कि भाई चलो हमें सिखाने का वक्त आ गया है, कि बच्चे को हम सब लोग मिल करके सिखाएंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे। बट मैं कहता हूँ कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो सीखने का वक्त आ गया है। बच्चे से सीखो, वो कितना कुछ सिखाएगा। तो अगर बच्चा, आप देखोगे कई बार गरीब बच्चे टायर लेकर के, पंचर टायर है वो लेके भाग रहे हैं और उसमें भी बहुत खुश हैं। अब हम अगर जा करके कहते हैं उनसे कि अरे तुम पागल हो, ये पंचर टायर लेकर के भाग रहे हो, इसमें क्या खुशी मिल रही है तुम्हें नया खिलौना चाहिए, तो वो बेचारा दुखी हो जाएगा। आपने जैसे उसको बताया कि भाई इसमें तुम्हें खुशी नहीं है, इसमें तो दुख है, तो आपने तो गलत चीज़ सिखा दी ना उसको। वो बेचारा खुश था अपनी ज़िंदगी में, वो एक टायर लेकर के बहुत खुश था, उसको लग रहा था ये उसका खिलौना है, आपने ख़राब कर दिया। मैं और मेरी बेटी एक बार ऐसे लूडो खेल रहे थे, तो लूडो में कभी 1 आए, कभी 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए ऐसे। तो मेरी वाइफ ऐसे गुजरी तो उन्होंने देखा कि उसका 6 आया हुआ था, तो बोली अरे वाह तानिया तुम्हारा तो 6 आ गया। तो कहती 6? तो कहती हाँ 6 आ गया ना, तुम्हें एक और चांस मिलेगी, ऐसा होगा। तो कहती अच्छा। फिर आ गया 6, तो एक और चांस मिल गई, फिर वो चल दी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर 6 आ गया, फिर खुश हो गई, फिर 6 नहीं आ रहा था। तो कहती पापा 6 नहीं आ रहा। मैंने कहा यार एक स्टेटमेंट, अभी तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो इसी पे खुश थी कि यार कुछ तो आ रहा है इस पर। तो उसकी हर बार गोटी आगे बढ़ जा रही थी। तो कहती पापा 6 नहीं आ रहा, पापा 6 नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं दानिया, 6 नहीं भी आ रहा है तो स्टिल यू विल विन। तो कहती क्या? मैंने कहा तुम जीत जाओगे। तो कहती पापा जीत क्या होता है? तो मैंने कहा यार जीत, मैंने कहा इसको जीत विन ये पता ही नहीं है। अभी कोई 6 पे इतनी परेशान हो गई है, अगर मैंने इसको जीत बता दिया तो इसका तो पूरी गेम से ही मज़ा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके पहले जब मेरी गोटी कट रही थी तो भी वो खुश हो रही थी, उसकी गोटी कट रही है तो भी खुश हो रही है, उसको कोई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा। अगर मैं उसकी गोटी काट दूँ तो भी खुद खुश हो रही थी, ताली बजा रही थी, अरे वाह मेरी गोटी काट दी पापा ने। वो मेरी गोटी काट दे तो भी मैंने पापा की गोटी काट दी। करेक्ट, दोनों चीज़ पे खुश हो रही थी बराबर। अब जैसे ही उसको मैं डिफरेंस बता दूंगा ना हार और जीत का, तो उससे मैं ये खुशी छीन लूँगा। और ऐसे ही कितनी खुशियाँ हमारी छीन ली गई। और ये सोचो प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है, आपने एक बार बस सिर्फ बताना है, उस फीलिंग को आप अनलर्न नहीं कर सकते। एक बार आपने बता दिया, आपके जहन में बैठ गया, वो निकल नहीं सकता।
दिमाग से।